Probably the most awaited comparison, isn't it? नई Honda Elevate. Honda की एंट्री कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में, अगर आप BRV को हटा दो, क्योंकि BRV मेरे हिसाब से तो कॉम्पैक्ट एसयूवी थी ही नहीं, बट उससे पोजीशन ऐसे किया गया था, तो उसको साइड में हटाते हैं। मेरे हिसाब से पहला लिजिट सीरियस अटेम्प्ट उनका कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में है Honda Elevate, जिसे आज हम चला रहे हैं। साथ में हम एक और गाड़ी चला रहे हैं जो कि सेगमेंट की किंग है, वो है Hyundai Creta। नो मैटर कौन सी गाड़ी का अपडेट आता है, कौन सी गाड़ी आती है, 12-13 हज़ार यूनिट्स हर महीने करती है। इसके बहुत सारे कारण हैं। दे हैव द डीजल, दे हैव पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड, दे हैव अ पेट्रोल टर्बो, दे हैव मल्टीपल ट्रांसमिशन ऑप्शंस, बट यहाँ पे दे हैव केप्ट द थिंग्स वेरी सिंपल। ये सिर्फ इसे 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इनके साथ में लेकर आए हैं। नो टर्बो, नो डीजल, नथिंग, नो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो इनके पास में ऑलरेडी था होंडा सिटी के रूप में। तो क्या ये इसको कॉम्पिटिशन दे सकती है, उसके बारे में बात करेंगे, और इसीलिए हम उसी वेरिएंट को लेकर आए हैं जिससे कि सीधे तौर पे कंपटीशन बनता भी है। ये है होंडा की Elevate 1.5 CVT टॉप एंड वेरिएंट, और ये है Hyundai की SXO 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड IVT। CVT को IVT बुलाते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि टर्बो ले आए और डीजल ले आए फिर कंपेयर करें, बिकॉज इट हैज टू बी एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, नॉट एन एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन। तो क्या ये Honda Elevate द ऑरेंज इस पुराने चावल को, मतलब पुराने ऑरेंज को हरा सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार कमंगड़ी देवी सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एसन स्टूडियो, एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट दीस टू, और मेरा फेवरेट इन दोनों में से। Honda Elevate और क्रेटा दोनों में 1.5 लीटर का इंजन आता है, दोनों में नेचुरली एस्पिरेटेड है, दोनों में आपको CVT मिलता है, और दोनों जो हैं बेसिकली डायरेक्ट राइवलरी की अगर आप बात करोगे तो दोनों एक्चुअली ज़्यादा बड़े कद्दावर राइवल्स हैं। बनस्पत आप किसी और गाड़ी की बात करोगे, पॉसिबली सेल्टॉस हो सकती है, क्योंकि जर्मन ट्विंस की बात करोगे तो वो नेचुरली एस्पिरेटेड में आते ही नहीं है, और ये सेगमेंट जो है वो 14,000 यूनिट्स का है, और होंडा अगर 30% भी उसका खा पाती है, 25-30%, तो आई थिंक it will be a huge success for them because they haven't been able to do it even with the city of lately. But pricing के मामले में मुझे थोड़ा सा शक होता है होंडा को लेकर, क्योंकि होंडा कभी भी aggressively प्राइस नहीं करता। इनफैक्ट जापानीज फॉर एग्जाम्पल, वो अपने प्रॉफिट्स कट डाउन नहीं करते हैं, तो एग्रेसिव प्राइस नहीं रखते हैं, और मुझे आई डोंट नो, मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है कि शायद ये लोग भी ना करें। आई विश दे प्रूव मी रॉन्ग एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी कि वो मेरे को गलत प्रूव कर दें और प्राइसिंग बहुत एग्रेसिव रख दें, जिससे कि क्रेटा जो है, जो कि लगभग 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ में शुरुआत हो जाती है, इसकी 10,90,000 के आसपास शुरुआत हो जाती है। ये भी अगर उसी प्राइस पे आती है, और अंडरकट करना चाहिए मेरे हिसाब से अगर इनको मार्केट शेयर चाहिए, बट एटलीस्ट उतनी तो होनी चाहिए। और टॉप एंड वेरिएंट जहां पर क्रेटा का लगभग 17,60,000 के आसपास आता है, अगर आप नाइट एडिशन ना लो तो इसका टॉप एंड भी 17.5 क्रॉस नहीं करना चाहिए। सेफ्टी एक जो कार्ड है वो ये लोग बहुत स्मार्टली खेल सकते हैं, क्योंकि इनका प्लेटफॉर्म सेफ है, ये सिटी वाला ही प्लेटफॉर्म है जिसे कि चेंज किया गया है। तो आई विश दे परफॉर्म बेटर ऑन दैट ग्राउंड। अगर ऐसा होता है देन इट बिकम्स एन इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन बिटवीन दीज टू। Which one looks less weirder? The reason I said it, क्योंकि जब हमने क्रेटा को पहली बार देखा तो हमें लगा कि बहुत ही अजीब डिज़ाइन है, इतना कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि इससे पहले वाली जो जनरेशन थी वो रादर सिंपल थी, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए एज करती है, आज भी दिखती है रोड पे तो बेहतर लगती है। ये पोलराइजिंग डिज़ाइन थी, आधे लोगों को बिल्कुल पसंद आएगी और आधे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। When I saw Elevate for the first time इसके अनवील पे, ठीक है, तो उस टाइम में मुझे लगा कि इसका डिज़ाइन भी शायद पोलराइजिंग हो सकता है, बट जितना मैं आज इसको लेकर निकला हूँ, एक्चुअली इट इज़ द लेस पोलराइजिंग डिज़ाइन। आई थिंक मोर पीपल आर गोइंग टू लाइक दिस वन। हालांकि अगर आप पायलट जानते हैं, होंडा पायलट ग्लोबल, उसकी जो ये क्रोम बार है ना, वो बहुत ही पतली सी है, मतलब ये बहुत ज़्यादा थिक है, ज़्यादा बड़ी है। अगर उसको पतली आप कर देते हो तो ये बहुत ही टेस्टफुली हो जाता है क्रोम का ट्रीटमेंट, बट प्रॉब्ली इंडियंस लव क्रोम ट्रीटमेंट, और फैमिली सिग्नेचर लुक भी है। होंडा अमेज में भी आपने देखा है, इनफैक्ट सिटी के अंदर भी एक थिक सी क्रोम आती है, वो चीज़ दी गई है, और ये पूरा ब्लैक जो है, स्पेशली टॉप एंड वेरिएंट में ऑल ब्लैक के साथ में ठीक लग रही है। सो दिस इज सर्टनली लेस पोलराइजिंग। तो कॉमन एलिमेंट में एलईडी का फुल ट्रीटमेंट, सिर्फ जो फ़र्क है वो फॉग लैम्प में है। यहाँ पर जहाँ पर हैलोजन यूज़ हुआ है वहाँ पर एलईडी यूज़ हुआ है। अगर आप साइड से भी देखोगे तो दोनों में 17 इंच मिलते हैं। क्रेटा का भी जो टॉप एंड है 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड IVT वाला, उसके साथ में आपको 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं। हालांकि क्योंकि ये डार्क नाइट एडिशन है या नाइट एडिशन है, इस वजह से ऑल ब्लैक
या गन मेटल सॉर्ट ऑफ फिनिश आपको एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। अगर आप ये नहीं चाहते हो तो इसका नॉन डार्क नाइट एडिशन भी जा सकते हो, बट इन शॉर्ट 17 इंच के हैं, 215 60 17 इंच ये प्रोफाइल है। फाइनली एलिवेट होंडा ने भी अपना प्रोफाइल बड़ा किया है, वरना होंडा सिटी के साथ हमने वो देखा है कि भैया कट गया टायर, क्योंकि बहुत ही छोटा प्रोफाइल होता था। 185 आई थिंक उनका प्रोफाइल है, यहाँ पर फाइनली 215 55 R17 आपको प्रोफाइल मिलता है और डायमंड कट फिनिश ऑफकोर्स आपको दिया गया है एलिवेट के साथ में। क्रेटा के साथ में भी अगर वो चाहिए तो आप ले सकते हो। लाइक आई सेड, आपको नाइट एडिशन में नहीं जाना पड़ेगा। जब आप ओवरऑल डिमेंशंस की बात करते हो, ओवरऑल प्रेजेंस की बात करते हो, आई थिंक होंडा एलिवेट लुक्स मोर एसयूविश। कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात करते हैं तो एक्चुअली क्रॉसओवर्स हैं सारी की सारी, बट एक एसयूवी के पास में अगर आप बात करोगे तो एलिवेट थोड़ी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा अपराइट आपको ये नजर आएगी। बट डिमेंशनली दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एक्चुअली थोड़ी सी लंबी होंडा एलिवेट है, लाइक आई थिंक 12 mm या 15 mm के आसपास, और ऊंचाई भी उतनी है, तो वो रत्ती भर का फर्क है। दोनों में ऊंचाई वाइज और लंबाई वाइज कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, व्हील बेस जो है वो होंडा एलिवेट का लगभग 40 mm ज़्यादा है। अब 40 mm भी डिपेंड करता है कि आप कैसे पैकेज करते हो। अगर अंदर अच्छा पैकेज कर देते हो तो 40 mm से आप बहुत सारा स्पेस निकाल सकते हो, और अगर आप स्मार्ट हो तो 26 mm से भी अच्छा स्पेस निकाल सकते हो। टोटली डिपेंड्स। एक एडवांटेज जो कॉम्पैक्ट एसयूवी बायर्स हैं उनको नजर आएगा वो कि ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो एलिवेट का 220 mm है और क्रेटा का 190 mm है। तो लगभग आई थिंक 30 mm का फ़र्क है, और उसका एक्चुअली कई बार फ़र्क पड़ जाता है। बट अगैन दोनों ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है, दोनों का काम शहरों में चलाने का है। अगर थोड़े बहुत ट्रिकी रास्ते पे लेके जा रहे हो तो दोनों में आपको थोड़ी सी ट्रिक अपनानी पड़ेगी। यहाँ पे आप थोड़े से कंफर्टेबल हो सकते हो कि हाँ ठीक है यार, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है, हल्की सी रिस्क एपेटाइट आपकी बढ़ा देगा। बट इन शॉर्ट, साइड प्रोफाइल वाइज आई थिंक आई वुड प्रेफर द एलिवेट ओवर द क्रेटा। रेयर से भी एलिवेट लुक्स स्लाइटली बेटर अकॉर्डिंग टू मी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और क्रेटा जो है वो फ्रंट और रेयर से एक जैसी ही लगती है, क्योंकि एक ही डिजाइन लैंग्वेज फॉलो की है। तो ये हो गया डिमेंशन की बात और सारी चीज़ों की बात। अब मुख्य मुद्दे की बात करते हैं भैया, अंदर स्पेस किसने ज़्यादा क्रिएट किया है और प्रीमियम फील किसने ज़्यादा दी है और फीचर्स किसने ज़्यादा दिए हैं। लेट्स फाइंड आउट। तो शुरुआत करते हैं Hyundai क्रेटा से, सेगमेंट का किंग है, तो इसकी बात कर लेते हैं कि भैया क्या कुछ आपको इसके अंदर अच्छी चीज़ें मिलती है। सबसे पहले जैसे आप अंदर आओगे ना तो थोड़ी प्रीमियम फीलिंग तो है। सेल्टॉस में भी आती है और यहाँ पे भी आती है, और सेल्टॉस का नया वेरिएंट है वो उसको एक नॉच अप ले जाता है फॉर श्योर। बट नेवरदलेस ये अभी भी प्रीमियम फील होती है, और ये नाइट एडिशन है तो ये रेड एक्सेंट वगैरह मिलकर ना थोड़ा सा और इसे बेहतर बना देते हैं। ओवरऑल फिनिशिंग जो है, मतलब चाहे सॉफ्ट टच मटेरियल ना हो डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड की अगर बात करोगे सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है ये, पर लगता है कि सॉफ्ट टच मटेरियल है ये हार्ड प्लास्टिक ही, बट ऐसा स्टिचेस वगैरह दी गई हैं और फिनिशिंग बहुत अच्छी की गई है। तो ये जो चीज़ है ये एक्चुअली इसे थोड़ा बहुत अप मार्केट फील देती है। फिर पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल, रेड एक्सेंट का इस्तेमाल, तो वो सब चीज़ें ये लोग ताम झाम जो है पूरा अपना करके रखते हैं। फिर टच स्क्रीन भी जो है वो ज़्यादा प्रीमियम लगती है। 10.25 इंच की टच स्क्रीन है जो कि ऑफकोर्स एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों को सपोर्ट करती है। हालांकि ये वायरलेस सपोर्ट नहीं करती है। अगर AC की परफॉर्मेंस की बात करोगे तो AC की परफॉर्मेंस भी एक्चुअली काफ़ी अच्छी है। फिर फीचर्स की बात करते हो तो भर भर के आपको फीचर्स दिए गए हैं। भर भर के कौन कौन से फीचर्स हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दे दिया गया है, ऑटो होल्ड फंक्शन दिया गया है, परफोरेटेड लेदर आपको डेफिनेटली दिया है, और वेंटिलेटेड सीट्स भी यहाँ पे दे दी गई है। ये प्योरीफायर देते हैं, नॉट श्योर कितना इफेक्टिव है या नहीं है, बट देते हैं। पैनोरामिक सनरूफ मिलता है जो कि इंडियंस को बहुत पसंद है, अपने बच्चे सुखाने के लिए, शाहरुख खान जैसे पोज देने के लिए, बट वो ना कीजिए, उस काम का वो डेफिनेटली है नहीं, तो आप उसको इग्नोर कीजिए। बाकी वायरलेस चार्जर हो गया, USB टाइप A हो गया, पीछे भी USB टाइप A है, टाइप C यहाँ पे ऑफकोर्स मिसिंग है, जो कि सेल्टॉस में आपको मिलती है। आई थिंक न्यू वेरिएंट में हो सकता है यहाँ पर भी मिलने लग जाए। और स्टीयरिंग व्हील की बात करोगे इस पर्टिकुलर वेरिएंट की तो ऑफकोर्स आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। बेल्ट शिफ्टर्स दिए गए हैं CVT के साथ में, जो कि अच्छी बात है। फिर ऑटो डिमिंग IR वगैरह वो सब दिया गया है। तो भरपूर फीचर्स का आप नाम लीजिए, सब आपको यहाँ पे दे दिया गया है। ड्राइव मोड भी इनफैक्ट आपको दे दिए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स हैं वो आपको दे दिए हैं। तो ऑल ऑफ दैट इट्स फुली लोडेड इन दैट सेंस। और फ्रंट सीट्स जो हैं वो ठीक ठाक कंफर्टेबल एक्चुअली हैं भी, मतलब वेल कॉन्टूर्ड आपको लगती है। आप देख रहे हो साइड से अच्छा सपोर्ट भी जो है वो आपको मिलती है, और बहुत अच्छी फिनिश भी की हुई है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो ऑफकोर्स आपको मिलते ही हैं इस सेगमेंट में। उसके अलावा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है। इट्स अ प्रीमियम फीचर ऑफकोर्स, जो कि इस सेगमेंट में कई गाड़ियां नहीं ऑफर करती है, ये ऑफर करते हैं। प्रीटी नाइस टच आई थिंक। तो ओवरऑल फ्रंट सीट्स वाइज तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी एक्चुअली इस गाड़ी में नहीं होगी। ऑलराइट, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन फीचर्स जो दोनों गाड़ियों में ऑफकोर्स मिलते हैं। मैं आपको क्रेटा दिखा चुका हूं, तो ऑफकोर्स आपको पता पड़ जाएगा कि टच स्क्रीन यहाँ पे भी मिलती है, अब बड़ी टच स्क्रीन मिलती है, और वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करती है, जो कि एक्चुअली वहाँ पे भी नहीं मिलता है। फिर सेमी डिजिटल और सेमी एनालॉग आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है। वायरलेस चार्जर जो है वो आपको मिल जाता है। पैडल शिफ्टर्स भी मिल गए। सनरूफ है, छोटी है,
बट सनरूफ आपको डेफिनेटली दी गई है, पैनोरामिक नहीं है ऑफ कोर्स बट दी गई है। फिर उसके अलावा ऑटो डिमिंग आईआरवीएम जो है वो आपको मिल जाता है, ऑटोमेटिक एसी आपको मिल जाता है, मतलब ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है, रियर एसी वेंट्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। तो फीचर्स कई सारे कॉमन डेफिनेटली हैं बट कई सारे मिस आउट भी होते हैं, जैसे कि इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती, लेदर सीट्स मिल गई है बट वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती है, विच इज काइंड ऑफ वियर्ड, क्योंकि ऐसी वाली सीट्स के साथ में आपको एक्चुअली वेंटिलेशन चाहिए होता है, वरना लेदर सीट्स ज़्यादा परेशानी का सबब बन सकती है। फिर इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको सीट्स नहीं मिलती है, ऑफकोर्स सब कुछ मैनुअल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिक्लाइन एंगल वेंगल जैसा भी करना हो परफेक्ट आ सकते हो, और आगे पीछे करना हो तो वो भी कर सकते हो, बट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो है वो ये मिस करती है। ये बात तो सही है कि हाँ क्रेटा में कुछ एक एडिशनल फीचर मिल जाते हैं आपको जो आपको थोड़ा सा बेटर फील कराते हैं, बट एक चीज़ याद रखिए, SXO 1.5 लीटर अगर आप ले रहे हो क्रेटा का तो उसमें कुछ एक चीज़ें मिसिंग भी है, जैसे कि यहाँ पे टेल और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आप एक गाड़ी ले रहे हो ज़्यादा बेटर पोजीशन में आप आओगे। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट डेफिनेटली नहीं दिया है बट टेल टेलीस्कोपिक दे दिया गया, विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी यूजफुल। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको एडास लेवल 2 मिलता है। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट जा रहे हो क्रेटा में आपको एडास लेवल 2 के फीचर्स नहीं मिलते हैं। हाँ ठीक है, ऑफकोर्स आने वाले हैं, पोस्ट फेस्टिव वो चीज़ आ जाएगी, बट अभी के लिए डेफिनेटली ये चीज़ नहीं मिलती है। हाँ एक चीज़ जो क्रेटा में बेहतर है वो ये कि बोस के स्पीकर्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको रेगुलर स्पीकर्स मिलते हैं, जो कि ऑफकोर्स बोस का साउंड थोड़ा सा बेहतर है, यहाँ पर वो साउंड उतना अच्छा है नहीं। अब जब सीट कंफर्ट की अगर आप बात करोगे तो क्रेटा डेफिनेटली एक अच्छी सीट आपको ऑफर करती है, बट ओवरऑल कुशनिंग अगर आप थोड़े लंबे राइड कर रहे हो तो आई थिंक दिस वन इज़ बेटर इवन फॉर पीपल हु आर ब्रॉड, मतलब जो डिस्टेंस है बेसिकली ये बॉलस्टिंग के बीच वाला वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ऑल्सो थाई सपोर्ट वगैरह सब चीज़ें जो है बहुत अच्छी है और बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं, और ये जो टॉप पोर्शन है ना बेसिकली हेडरेस्ट, ये मतलब इस सेगमेंट में बेस्ट है। मतलब अगर आप कभी रुक कर गाड़ी को लंबा करके सोना भी चाहते हो ना, दिस फील्स मच बेटर ऑनेस्टली, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पे वेंटिलेटर सीट्स हैं और यहाँ पे नहीं है, बट कंफर्ट वाइज दिस इज स्लाइटली बेटर। अब जो फ्रंट सीट एक्सपीरियंस है उसमें तो डेफिनेटली होंडा एलिवेट थोड़ी सी बाजी मार लेती है। रियर सीट में देखते हैं कि क्या हाल है। रियर सीट में एक्चुअली फ्रंट वाली जो सीट है वो 5'11" के हिसाब से एडजस्टेड है, इनफैक्ट 6 फुट का बंदा भी आराम से यहाँ पे बैठ सकता है। उसके बाद में मेरे जैसा बंदा है जो कि इज़ नॉट वेरी टॉल, 5'6" के आसपास मेरी हाइट है, 169 सेंटीमीटर टू बी प्रिसाइज, और देखोगे नी रूम जो है वो ठीक ठाक मुझे मिल जाता है, पाँव में अच्छे से स्ट्रेच कर सकता हूँ, थाई सपोर्ट मुझे अच्छा मिल जाता है। कितने लोगों को बिठा पाओगे उस हिसाब से 3 लोग बैठ सकते हैं थोड़ा कंजेस्टेड होके, बट क्योंकि ये कॉन्टूर्ड सॉर्ट ऑफ सीट्स यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे एक उभार सा है, तो ऐसा लगता है कि ये 4 लोगों के हिसाब से बनाई गई है, और बीच में अगर आप बच्चा बिठा दोगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल आप रहने वाले हो, तो उस हिसाब से कोई परेशानी नहीं है। बट यहाँ पे देखोगे आप हेडरेस्ट जो है वो आपको फिक्स्ड सॉर्ट ऑफ भी नहीं दिया गया है मिडिल पैसेंजर के लिए। अच्छी बात यह है 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपके लिए दिया गया है। ऑफकोर्स बीच में अगर आपको फिक्स टाइप का ही सही बट हेडरेस्ट दे देते हो तो मज़ा आता। हालांकि साइड वालों के लिए ऑफकोर्स आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। हेडरूम वगैरह आई डोंट थिंक परेशानी है, इनफैक्ट अमित ने भी बैठ के देखा है। अब पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए और क्या है, रेयर इवेंट्स ऑफकोर्स मिलते ही मिलते हैं, जो कि अब सेगमेंट में हर कोई ऑफर कर रहा है, और टाइप ए मिलता है, टाइप सी आपको यहाँ पे भी नहीं मिलता। फ़ोन आपको ऑफकोर्स अब यहाँ पे रख सकते हो, अगर आपका फ़ोन कुछ चप्पल प्रो मैक्स जितना बड़ा है, देखते हैं आ पाता है नहीं आ पाता है, थोड़ा सा बाहर निकलेगा बट ठीक है, ठीक ठाक तरीके से बैठ जाएगा। सेंटर आर्मरेस्ट जो है वो एक फीचर है जो कि हम ऑलमोस्ट इस सेगमेंट में उम्मीद करते ही हैं, वो आपको दिया गया है विद 2 कप होल्डर्स। तो ये कुछ रियर सीट का हाल है। आप चेक करते हैं होंडा एलिवेट का रियर सीट एक्सपीरियंस कैसा है। तो पीछे वाली सीट पे मैं आ गया हूँ, और पीछे वाली सीट ये अमित के हिसाब से एडजस्टेड है, तो यहीं पे चल के आपको बताता हूँ। भयंकर नी रूम, भयंकर लेग रूम, मच बेटर देन द क्रेटा। ऑफकोर्स थाई सपोर्ट क्रेटा का हल्का सा बेटर है, मतलब ये हल्का सा उठा हुआ है, बट ओवरऑल कंफर्ट, कुशनिंग लेवल्स, नी रूम, पाँव स्ट्रेच करने वाली जब आप बात करते हो, आई थिंक आप यहाँ पर ज़्यादा लंबा समय बिता पाओगे। हालांकि अगर कुछ एक चीज़ें मिल जाती है ना, जैसे कि सनशेड मिल जाता है आपको, जो कि आपको क्रेटा में मिलता है, तो मज़ा आ जाता। फिर उसके बाद में कुछ USB पोर्ट वगैरह दे देते तो मज़ा आ जाता, वो नहीं है यहाँ पे। हाँ AC वेंट्स हैं, बट आपको USB पोर्ट, पीछे बैठने वाले लोग भी अपना फ़ोन चार्ज करेंगे या डिवाइसेस यूज़ करेंगे, तो उनके लिए कुछ नहीं दिया गया है, तो वो एक चीज़ है। एक और चीज़, बीच वाला जो पैसेंजर है उसको लैप टाइप का सीट बेल्ट दिया गया ना, दिस इज़ अ बिग मिस। आप 3 पॉइंट सीट बेल्ट दे देते तो मज़ा आ जाता। क्या इसके अंदर 5 लोग बैठ सकते हैं? एक्चुअली ये भी 4 अडल्ट्स के लिए कंफर्टेबल है, और एक बच्चा बैठ सकता है, क्योंकि ये बीच वाली सीट थोड़ी सी ऊंची उठी हुई रहती है, तो उस हिसाब वाली बात है। यहाँ पर भी हेडरेस्ट नहीं है, ठीक है, बीच वाले पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट नहीं है, तो बीच में आप बच्चा बैठा दीजिए, 2 अडल्ट बैठा लीजिए, तो बैठने के हिसाब से, नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से दोनों में आप सेम लोग बैठोगे, बट
कंफर्ट की वाइज अगर आप बात करोगे, थोड़ा लंबा आपको चलना है, आई थिंक यू विल बी मोर कंफर्टेबल इन दिस वन। एंड नाउ द बूट स्पेस, वैसे दोनों में फ़र्क जो है वो 20 लीटर्स का फ़र्क है, बट प्रैक्टिकली दोनों में सामान जो है एग्जैक्टली सेम आने वाला है। उतना ही स्क्वायरिश सा दोनों का आपको नज़र आएगा। यहाँ पे 433 लीटर्स का है क्रेटा में जो बूट स्पेस है, और मुझे लगता है कि आप 2 बड़े बैग्स और 2 छोटे बैग्स इजीली कैरी कर सकते हो अगर लंबे ट्रिप्स पे जा रहे हो, और चाहो तो सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हो। 60-40 का स्प्रेड आपको मिलता है। वहीं पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसकी डेप्थ ऑफकोर्स आपको थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ सकती है कि इसकी डेप्थ थोड़ी सी ज़्यादा है, लोडिंग लिप हल्की सी थोड़ी सी ऊपर है, बट सामान प्रैक्टिकली दोनों में सेम आ सकता है। हो सकता है एक बैग होंडा एलिवेट में थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए, बट प्रैक्टिकली सामान इक्वल कैरी करोगे आप दोनों में। परफॉर्मेंस की शुरुआत होंडा एलिवेट से करते हैं। होंडा एलिवेट को जब आप शहर में चलाते हो, कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा पसंद आई आपको, एक तो ओवरऑल विजिबिलिटी जो है बहुत अच्छी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि गाड़ी जितनी है नहीं, मतलब क्योंकि बोनेट थोड़ा अपराइट है तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, प्रॉपर एसयूवी वाली चीज़ आ रही, तो एक वो फीलिंग तो अच्छी है ही है कि आप ऊपर बैठे हो, बोनेट वाली फीलिंग वो है। बट ऐसा है कि ग्लास एरिया बहुत सारा है, कहीं से भी ब्लॉक नहीं हो रहा आपका व्यू। सो टेक्निकली अगर आप यहाँ पे देखोगे ORV और इसके बीच में यहाँ पे गैप रहता है, ये लोग बहुत यूजुअली रखते हैं, आई थिंक सिटी में भी रखते हैं, बट एक गैप हैज़ और ज़्यादा वाइड हो गया है ये, तो जिसकी वजह से ज़्यादा बेहतर विजिबिलिटी आती है। फिर ग्लास एरिया की बात करोगे, ORVMs की बात करोगे तो अच्छा खासा विड्थ जो है आपके पास में कवर होता है। इनफैक्ट IRVM जो वो भी बहुत अच्छा व्यू देता है, कहीं पे भी इंट्रूड नहीं होता क्योंकि रादर स्ट्रेट डिज़ाइन है। हमने बहुत सारी कॉम्पैक्ट एसयूवी में देखा, इनफैक्ट क्रेटा में भी देखा कि पीछे से थोड़ा सा इंट्रूडिंग हल्का सा लगता है, वो यहाँ पे नहीं लगता। दिस फील्स मच बेटर। दूसरी चीज़ जो कि यूजुअली हमने CVTs के साथ में देखी है वो ये कि CVTs आर अ लॉट ईजियर टू ड्राइव ऑन रेगुलर रोड्स। अपने सिटी रोड्स पे बात करते हो तो सबसे कन्वीनियंट, सबसे सहूलियत वाला अगर कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है तो वो CVT है। जापानीज बहुत ज़्यादा लेकर आते हैं, होंडा भी अपनी बहुत सारी गाड़ियों में ऑफर करती है, और उसका थोड़ा सा इंप्रूव्ड वर्जन जो है, थोड़ा सा बेहतर रेशियोज़ के साथ वाला जो वर्जन है वो आपको यहाँ पे मिलता है, एंड इट फील्स रियली रियली गुड। मतलब एफर्टलेस अगर आपको चलना है तो CVT की बराबरी आज भी ना तो DCT करता है, ना टॉर्क कन्वर्टर करता है, और AMT का तो मैं नाम भी लेना पाप समझता हूँ, स्पेशली जब आप ये हायर बेटर टेक्नोलॉजीज की बात करते हो। द मोमेंट आपने ब्रेक से पाँव हटाया, हल्का सा एक्सेलरेट किया, ना कोई झटका ना कुछ नाटक, एकदम सिंपल सादा तरीके से गाड़ी चलती है, ना कुछ हेड नोट मूवमेंट है, ना कुछ लैग है। इट जस्ट फील्स वेरी नेचुरल टू बी ऑनेस्ट। जो स्टीयरिंग है, अब मैंने स्टीयरिंग आई थिंक मेरे फर्स्ट ड्राइव वीडियो में भी मैंने बोला था, आई एम नॉट श्योर इससे पहले आने वाला है या बाद में आने वाला। अगर पहले आ गया तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि स्टीयरिंग 2 तरीके की लोग करते हैं। एक, आजकल हमने देखा कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स फालतू का वेट देने की कोशिश करते हैं और फालतू के लाइटनेस भी देने की कोशिश करते हैं। मतलब शहर में ऐसा लगेगा कि एक्सेसिवली लाइट है, जो कि आपको एक फीलिंग देती है कि शहर में चलाना ज़्यादा आसान है। बट एफर्ट की जब आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको एफर्ट कम लग रहा है, क्योंकि जितना इनपुट जा रहा है रिजल्ट उसके हिसाब से आ रहा है। हाँ ठीक है, सिटी के हिसाब से थोड़ी सी लाइट रखनी पड़ती है आपको, जो कि यहाँ पर भी लाइट है, बट कई जगह एक्सेसिवली लाइट दिखाने की कोशिश वो इसलिए भी होती है कि एक माइंड सेट, एक परसेप्शन जो है ना वो ऐसा क्रिएट हो जाए कि गाड़ी बहुत ज़्यादा लाइट चल रही है, बहुत ज़्यादा ईजी है इसे घुमाना। बट घुमाने में एफर्ट जो है वो इक्वल लग रहा है, इनफैक्ट ज़्यादा इसमें कम लग रहा है, तो ज़्यादा बेहतर आपको लगेगी। और फिर जब आप इसी को हाईवे पे लेकर जाते हो तो ये नेचुरली हैवी लगती है। वहीं पर कुछ अननेसेसरी वेट ऐड करी हुई आपको स्टीयरिंग्स नजर आएंगी, जो कि यहाँ पे नजर नहीं आता है। हाय जिम्नी तो ये चीज़ है। सो दैट वे आई थिंक आई लाइक द स्टीयरिंग। शहर के हिसाब से इट्स वेरी वेरी गुड, और हाईवे के हिसाब से भी इट्स वेरी वेरी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। तो आई थिंक आई वुड चूज दिस वन। अगर मेरे को रेगुलर रोड्स पे भी चलाना है और हाईवे पे भी चलाना है, वन स्टीयरिंग फॉर ऑल, आई थिंक दिस डज द जॉब रियली रियली वेल। और हाईवे के हिसाब से इसकी हैंडलिंग और इसका जो सस्पेंशन कमाल करता है, मतलब हाईवे पे मिलने वाले अंडुलेशंस आपको फील ही नहीं होते हैं। बट एक चीज जो फील होती है वो ये कि अगर आप शहर में जा रहे हो और ज्यादा बड़े गड्ढे आ गए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है, 220 mm है, बट अगर ज्यादा बड़ा गड्ढा आ रहा है और अगर आप स्लो स्पीड में जा रहे हो तो क्रेटा फील्स मच बेटर। दिस वन ऑन द अदर हैंड ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा ध्यान से निकालना है। हाँ ठीक है, टच नहीं होगी, हो सकता है क्रेटा किसी जगह पे थोड़ी सी टच हो जाए, बट इसका सस्पेंशन को थोड़ा सा स्टिफ रखा गया है कंपैरेटिवली। अगर आप Hyundai की बात करोगे, Hyundai क्रेटा की बात करोगे, उसके कंपैरिजन में इसको थोड़ा सा स्टिफ रखा गया है, जिससे कि हाईवे पे अगर आपको वो अचीव करनी है अच्छी हैंडलिंग
और अच्छी स्टेबिलिटी, तो आप बहुत ज़्यादा झूलता हुआ, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली लाइट सस्पेंशन नहीं रख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा स्टिफनेस आपको नजर आएगी, और वो चीज़ गड्ढों में भी नजर आएगी। तो शहर में जो गड्ढे आते हैं उस वक्त क्रेटा फील्स मच बेटर देन दिस वन। इनफैक्ट सेगमेंट की अगर बात करें, जो सबसे बढ़िया राइड और हैंडलिंग बैलेंस है वो इसी का है, जहां पर क्रेटा आपको ज्यादा अच्छी राइड क्वालिटी खराब रास्तों पर, स्लो स्पीड्स पर, मतलब सिटी स्पीड्स पर खराब रास्तों पर ज्यादा बेहतर दे सकती है। पर हाईवे पर दिस फील्स मच बेटर। वो हाईवे पे उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं मिलेगी, और अंडुलेशंस जो हैं वो थोड़े से ज्यादा फील होंगे। यहाँ पर हाईवे के जो अंडुलेशंस है वो तो इसको मतलब नाश्ते में खा जाइए, वैसी वाली इसकी बात है। तो ये एक इसकी जो कमी है वो मैंने आपको बता दी है। ऑलराइट, तो होंडा एलिवेट मैं मॉर्निंग से चला रहा हूँ, और अब Hyundai क्रेटा की बारी है। और Hyundai क्रेटा एक्चुअली मैंने बहुत बार चलाई है, इस इंजन ऑप्शन के साथ में भी बहुत बार चलाई है, बट क्योंकि अब एक ज़्यादा बेटर पर्सपेक्टिव मिल गया है, क्योंकि सेगमेंट की अगर बात करते हैं ना ओवरऑल, तो ये नेचुरली एस्पिरेटेड जो नॉन टर्बो इंजन्स है उनका मार्केट अगर आप ओवरऑल कंसोलिडेट करोगे तो 13 से 14 हज़ार यूनिट्स हर महीने की नेचुरली एस्पिरेटेड कॉम्पैक्ट एसयूवीज बिकती हैं। उसी में सेंध लगाने की कोशिश होंडा कर रही है। अब सेंध लगाने की कोशिश तो कर रही है फॉर श्योर, बट सेंध तभी लग पाएगी जब इस वाली गाड़ी में कोई ख़ास कमी हो जो जनता को मतलब विवश कर दे कि भैया हम होंडा की तरफ जाएंगे। हाँ ठीक है, होंडा के जो फैंस हैं, जो जानने वाले हैं, जो होंडा सिटी पहले से चला रहे हैं, वो अपग्रेड करेंगे। उनके अलावा जो नया बायर इनके पास में आने वाला है वो सारी गाड़ियाँ देख कर आएगा। नई सेल्टॉस आ चुकी है, नई क्रेटा आने वाली है। उससे पहले भी अगर आप बात करो तो काफ़ी कुछ परिपक्व एक गाड़ी है, बढ़िया सस्पेंशंस हैं इंडियन कंडीशन के हिसाब से। जब मैंने होंडा एलिवेट चलाई तो होंडा एलिवेट में आपको एक चीज़ फील होती है कि भैया हैंडलिंग बहुत अच्छी है, डेफिनेटली इससे बेटर हैंडलिंग है। बट खराब रास्तों पे जब परफॉर्मेंस या एकदम स्लो पेस पे जब आप खराब रास्तों से निकलते हो तो उन खराब रास्तों पे समहाउ क्रेटा फील्स मच बेटर। हैंडलिंग वाइज फॉर श्योर एलिवेट है। इनफैक्ट मैं जर्मन डुओस की बात नहीं करूँगा, दे आर ऑफ कोर्स देयर, बट जो बेस्ट राइड और हैंडलिंग बैलेंस की अगर आप बात करोगे तो वो एलिवेट के पास में क्रेडिट जाता है। अब रही बात इंजन की, तो देखिए इंजन इसके अंदर भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, उसके अंदर भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, ये भी उतना ही रिलैक्स्ड है। तो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि कौन सा आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है। आपको थोड़ा सा रेव हैप्पी इंजन चाहिए तो होंडा चाहिए, आपको ज़्यादा रिलैक्स्ड थोड़ा सा और शांत चाहिए तो एक्चुअली ये भी बहुत ज़्यादा शांत है। पावर आउटपुट फिगर्स की बात करूँ तो ऑफकोर्स होंडा एलिवेट नेचुरली एस्पिरेटेड में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। 121 PS 145 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क मिलता है। यहाँ पे 115 PS है और 144 और 43 एनएम का टॉर्क मिलता है। तो टॉर्क लगभग बराबर है, बट पावर के मामले में हल्की सी ज़्यादा एलिवेट को चीज़ जाती है। इसकी जो हल्की सी पावर कम है उसका एडवांटेज आपको फ्यूल एफिशिएंसी में नजर आएगा। फ्यूल एफिशिएंसी इसकी कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेहतर होगी। शहर में जहाँ पर आपको एलिवेट 10 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी देगी, ये आपको आराम से 12 साढ़े 12 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी, 11.5 से लेकर 12.5 के बीच की फ्यूल एफिशिएंसी देगी। अगर आप एलिवेट बहुत ही आराम से चलाते हो तो 10:30 11 हो सकता है वहाँ पर ही पहुँच जाओ, बट उतनी आराम से अगर आप इसको चलाओगे तो 1.5 kmpl का फर्क आएगा, ये ज़्यादा माइलेज आपको देगी। तो ये ओवरऑल अभी तक मोटी मोटी बात है। अभी थोड़ा हाईवे पे चलते हैं और फिर बात करते हैं कि उस लिहाज से कैसी है, क्योंकि स्लो स्पीड पर तो जैसे मैंने बोला कि ज़्यादा बेहतर इंडियन कंडीशन के हिसाब से आपको ये लगने वाली है। जब आप हाईवे परफॉर्मेंस की बात करते हो ना इस गाड़ी की, तो हाईवे परफॉर्मेंस के मामले में इट्स नो लेस ऑनेस्टली। और ऑफ रेड में देखा Hyundai हैज़ स्टार्टेड मेकिंग सम पोटेंट इंजन्स, बहुत अच्छे इंजन्स बनाने लगे हैं। और नेचुरली एस्पिरेटेड स्टैंडर्ड एक टाइम पर हमेशा IV टेक रहा है, आज भी स्टैंडर्ड है, ज़्यादा पावरफुल है, बट दिस डजंट फील लाइक बहुत ही लैक ऑफ पावर है, वैसा कुछ है। क्योंकि मतलब मेजॉरिटी जो जनता है जो पेट्रोल चलाने वाली है वो टर्बो नहीं चला रही है, वो एक्चुअली यही चला रही है। तो हाईवे परफॉर्मेंस की जब बात करते हो तो हाईवे परफॉर्मेंस एज सच एक्चुअली इसमें भी कोई कमी आपको नजर नहीं आती। यू पुट योर फुट डाउन, वो CVT वाली थोड़ी सी बात है ठीक है, तो वो चीज़ आपको झेलनी पड़ेगी, बट इट इज़ इक्वली कंफर्टेबल, इट इज़ इक्वली, इनफैक्ट रिफाइनमेंट के मामले में दिस इज मच बेटर। थोड़ी सी पावर ऑफकोर्स आपको एलिवेट में ज़्यादा मिल जाती है, बट प्रैक्टिकल पर्पसेस की बात करोगे अगर आप 100-120 की स्पीड कर रहे हो, बोथ आर इक्वली गुड। इनफैक्ट रिफाइनमेंट लेवल इसका ज़्यादा बेहतर आपको नजर आएगा। और हाईवे पे अगर आपको बस वो स्टेबिलिटी की जब बात आती है या कॉर्नर्स की बात आती है तो उस मामले में एलिवेट इज़ डेफिनेटली, मतलब उस मामले में बहुत ही अच्छी है। आई विश नेक्स्ट जनरेशन में इसको एड्रेस करें, साथ में अपनी सेफ्टी को भी एड्रेस करें। बाकी चलाने में एज सच आप किसी भी गाड़ी को लेंगे तो दुखी नहीं होंगे। ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम टू पिक द बेस्ट। और मैंने बहुत सारे कंपैरिजंस ऑफ लेट किए और मैं हमेशा एक गाड़ी चुनता हूँ, पर इस बार एक्चुअली कन्फ्यूजन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है।
लेट मी एक्सप्लेन। जब आप बेसिक्स की बात करते हो, विच कार डज द बेसिक्स मच बेटर? आई थिंक इट्स द होंडा एलिवेट। आपके पास में यू हैव अ बेटर चैसी विच इज सपोजिटली सेफर एज वेल। क्रेटा के साथ में वो चीज़ है नहीं। अगर आप फेसलिफ्ट के साथ में वो कर देते हैं तो एक अलग चीज़ है, बट एक बार को सेफ्टी एस्पेक्ट जो कि ज़्यादातर जनता के दिमाग में होता भी नहीं दूर दूर तक इंडिया में, वो ना उसको इंक्लूड ना भी करें तो भी इट्स गॉट अ चैसी दैट इज़ मच मोर इन्जॉयबल। एक इंजन है जो ज़्यादा इंगेजिंग है, थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है, और हैंडलिंग एट्रीब्यूट्स, पूरे डायनामिक्स की बात करोगे, राइड और हैंडलिंग बैलेंस की बात करोगे तो एलिवेट डेफिनेटली इज अप देयर। इनफैक्ट इट इज़ probably the best in this segment right now जब आप राइड और हैंडलिंग बैलेंस की बात करते हो। क्रेटा ऑन द अदर हैंड फील्स मच मोर प्रीमियम फ्रॉम इनसाइड। मटेरियल सिलेक्शन जो है, क्वालिटी जो है, जो फीचर्स हैं, जो ऑडियो सिस्टम है, हर एक चीज़ जो है वो एक अप मार्केट फील वाला है। क्रेटा का आपको एक बार को स्टीयरिंग लग सकता है कि लाइट है, बट ऑनेस्टली दिस फील्स जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ वेट, कि आपको जितना चाहिए होता है। इट्स नॉट टू मच, इट्स नॉट टू लेस, इट्स परफेक्ट, जितना हमको ज़्यादातर पसंद आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग में ईपीएस के अंदर जितना अच्छा कमाल होंडा करता आया है, आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स डज इट। सो अगर मुझे जेन्युइनली चुननी हो ना, अगर मेरे लिए, तो मेरी पर्सनल चॉइस आई थिंक होंडा एलिवेट होगी, बिकॉज इन्वॉल्विंग है ज़्यादा, स्पेस आपको ज़्यादा ऑफर करती है, कंफर्ट वाइज आप ज़्यादा बेहतर लगेंगे, सीट्स जो हैं ज़्यादा कंफर्टेबल है। हाँ ठीक है, आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती जो क्रेटा में मिलती है। तो होंडा एलिवेट आई थिंक इज राइट अप देयर जब आप ओवरऑल पैकेज की बात करते हो। अगर बेसिक्स की बात करते हो, फीचर्स की जब आप बात करते हो, तो क्रेटा डेफिनेटली इज स्टिल अप देयर। तो वो चीज़ आज भी है, बट माई पिक वुड बी द होंडा एलिवेट फॉर ऑब्वियस रीजंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल हैं जो कि रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।